हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम संघीय मंत्री परिषद से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं और सरकार की नीतियों व महत्वपूर्ण निर्णयों का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या फिर इनमें सभी में? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, मंत्री परिषद। तो दोस्तों, संघीय संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्री परिषद में निहित होती है और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं और मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और महत्वपूर्ण भाग है जो प्रमुख निर्णय लेता है, लेकिन संवैधानिक रूप से वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बनी रहती है। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। हालांकि व्यवहार में राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का उस समय संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, बन सकता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री बनने के लिए व्यक्ति का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी संसद का सदस्य होता है, इसलिए वो मंत्री बन सकता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे, हालांकि वे मनोनीत सदस्य नहीं थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और यह प्रावधान अनुच्छेद 75 के 4 में दिया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष
या फिर जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी 6 महीने तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे मंत्री बनने की तारीख से 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि वह 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति केवल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी मंत्रिमंडल से अधिक होती है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी 3। भारत की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसलिए मंत्रिपरिषद में कुल 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या फिर संसदीय सचिव? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। लेकिन संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, वह मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की वरीयता प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होता है, कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च स्तर, राज्य मंत्री दूसरा स्तर और उप मंत्री तीसरा स्तर। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं और वहीं दूसरी ओर पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह तक, 1 वर्ष, 6 माह या फिर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 6 माह तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति मंत्री पद पर अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकता है और इस अवधि के अंतर उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या फिर 3 वर्ष बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 6 माह बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, 72, 74 या फिर अनुच्छेद 75। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटने से संबंधित है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंत्री परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 दोनों ही मंत्री परिषद से संबंधित हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति पद, शपथ, उत्तरदायित्व आदि से संबंधित है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर संसद? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय या फिर किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट एक समान नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उपमंत्री, और कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से या फिर अंतरराज्यीय परिषद समिति से। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, लोकसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। हालांकि संविधान के अनुसार मंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद,
सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, या फिर सभी मंत्री? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। राज्य मंत्री केंद्र सरकार का मंत्री होता है, लेकिन सामान्य स्थिति में वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता कर सकता है या उसे स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1963 में। स्वतंत्रता के बाद भारत की मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1963 में लाया गया था और यह अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर संसद के? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री अपने निर्णयों और कार्यों के लिए मिलकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे किसका विश्वास प्राप्त हो? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास यानी बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और सरकार बहुमत खो दे तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना व्यक्तिगत दे सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो भी वह लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है और संविधान के अनुसार मंत्री को संसद के किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, चाहे वे उस सदन का सदस्य ना हो। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी मंत्री के पद त्याग से। किसी एक मंत्री के पद त्याग करने से पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता है, केवल उस मंत्री का पद समाप्त होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाती है। प्रधानमंत्री की मृत्यु से मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है और प्रधानमंत्री के पद से हटने पर मंत्रिपरिषद भी प्रभावित होती है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी मंत्री अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। हालांकि व्यवहार में मंत्री अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजता है। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%।
राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल संसद की कार्यवाही का वह समय होता है जब सदस्य महत्वपूर्ण और तात्कालिक जनहित के मुद्दे उठाते हैं। यह सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री परिषद के पास। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के पास होता है, और राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र कार्यपालिका होते हैं और वास्तविक निर्णय लेने और शासन चलाने की शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है। जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाँ। जो व्यक्ति सांसद ना हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सांसद नहीं है उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा का राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। यदि वह 6 महीने के अंदर सांसद नहीं बनता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि यदि लोकसभा में मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्री परिषद। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है जो शासन चलाती है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? राइट आंसर है निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, यानी इन दोनों पर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद 2 प्रकार की उत्तरदायित्व प्रणाली पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, अर्थात वह व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कुल 15 सदस्य थे और यह स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट थी जिसने देश के शासन की शुरुआत की। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थीं। वे भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था और वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में सरदार बलदेव सिंह को भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बनाया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। उन्हें 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मंत्रिपरिषद में कानून मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर केवल पहले कानून मंत्री नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और इसी कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने देश में समानता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश की 562 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराया और इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में उनका योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत की संघीय मंत्रिपरिषद से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिपरिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। उन्होंने 1950 में नेहरू नियाकत समझौता का विरोध करते हुए मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का आधार बना। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में स्वास्थ्य मंत्री थीं। उन्होंने 1947 से 1957 तक लगातार लगभग 10 वर्षों तक इसी विभाग का कार्यभार संभाला। इसलिए उन्हें संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबे समय तक लगातार एक ही विभाग संभालने वाले केंद्रीय मंत्री माना जाता है। उन्होंने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, AIIMS की स्थापना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में
किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाले नेताओं में से एक थे। वे लगभग 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में लगभग 2.5 वर्ष का अंतिम छोड़कर केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभालते रहे। उन्होंने श्रम, संचार, रेल, कृषि और रक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री के रूप में कार्य किया और उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा। इसलिए उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी केंद्रीय मंत्रियों में गिना जाता है। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, HR खन्ना के नाम। न्यायमूर्ति HR खन्ना के नाम सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। वे केवल 5 दिनों तक भारत सरकार में कानून मंत्री रहे और इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। भारतीय संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि मंत्रिपरिषद में भारत के हर राज्य या हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, लेकिन व्यवहार में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों क्षेत्रों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए और यह एक संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि एक परंपरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, भत्सरना प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार या मंत्रिपरिषद स्वयं सदन में लाती है ताकि यह साबित किया जा सके कि उसे अभी भी लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। स्थगन प्रस्ताव विपक्ष या सांसद जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाते हैं। भत्सरना प्रस्ताव भी सरकार की आलोचना के लिए विपक्ष लाता है। इसलिए मंत्रिपरिषद स्वयं केवल विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।